नमस्कार, मैं हूं अपर्णा। गांव के लोग चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं जगन्नाथ कुशवाहा जी। जगन्नाथ कुशवाहा जी वरिष्ठ राजनेता और सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं और उत्तर प्रदेश के सामाजिक और राजनीतिक हलकों में ये बहुत सम्मानित व्यक्ति रहे हैं। लगभग 50 साल पहले इनका राजनीतिक सफ़र शुरू हुआ। आज हमारे बीच मौजूद हैं। आइए जानते हैं उनके जीवन संघर्ष और राजनीतिक सफ़र के बारे में। कुशवाहा जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत अच्छा, धन्यवाद। अभी आप हमें ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में अभी 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अभी के चुनाव माहौल में और जब आपने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया था तब के चुनाव माहौल में आपको क्या अंतर दिखाई देता है? सबसे पहले तो सामाजिक विषमताओं के योद्धा भिखारी ठाकुर का आज जयंती है। मैं उनको नमन करता हूँ। आपके सवाल बहुत अच्छे हैं। हम 70-71 के दशक में बिहार के ही जगदेव प्रसाद जी के आकर्षण में या यूँ कहिए उनके सानिध्य में हम आए, जो पहली बार सारनाथ में आकर के अपनी मीटिंग कर रहे थे। तो कुछ लोगों ने मेरे से चर्चा किया, तो मैं उस समय जाकर के उनसे मिला। मिलने के बाद मैं उनका ही हो गया। उनके नारे जो थे कि 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ये मुझे बहुत आकर्षित किया। उस समय आपकी उम्र क्या रही होगी? अब इस समय की उम्र मेरी 74 पार हो चुकी है। नहीं, जब आप उनसे मुलाकात तो 70-71 में मैं मिला था, आप उसको समझ लीजिए। अच्छा। तो इस तरह से वो यात्रा आगे बढ़ी। मैंने उनसे कहा, बाबूजी आपके विचार तो बहुत अच्छे हैं, इसको उत्तर प्रदेश में भी फैलना चाहिए। और उसके पहले वो बिहार में विधायक भी थे, सरकार बना चुके थे और 2 मुख्यमंत्री तैयार कर चुके थे। पहले दिन के मुख्यमंत्री थे सतीश प्रसाद कुशवाहा। अच्छा। इसके बाद उन्होंने अपने परम शिष्य विंदेश्वरी प्रसाद मंडल को उन्होंने चीफ मिनिस्ट्री दिया। बाकी पावर तो सब उनके पास था। 40 दिन की सरकार चली। अच्छा। और वो सरकार फिर बाद में कांग्रेस के समर्थन वापस के बाद गिर गई। इसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी खड़ी की, वो शोषित दल। अच्छा। शोषित दल बाद में जब विस्तारित हुआ 1973 में, 72-73 में, तो उनके ही साथी जो लोहियावादी तो लोग थे, पहले सोशलिस्ट से ही लोग निकले थे। तो उत्तर प्रदेश में माननीय रामस्वरूप वर्मा जी का समाज दल था। वो समाज दल और बिहार का शोषित दल दोनों मिल करके 73 में शोषित समाज दल बन गया। अच्छा। उस शोषित समाज दल के वो माननीय रामस्वरूप वर्मा जी, जो चौधरी चरण सिंह जी के मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री थे, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए और जगदेव प्रसाद जी महासचिव बनाए गए। माहौल में क्या अंतर दिखाई देता था? बताते जा रहा हूँ। तब के माहौल में और अब के माहौल में जमीन आसमान का फर्क है। तब नैतिकताएं होती थीं और वचनबद्धताएं होती थीं। गठबंधनों का दौर नहीं था उस समय। गठबंधनों का दौर नहीं था। गठबंधन के दौर 74 के बाद से चलने शुरू हुए। तब ये गठबंधनों का दौर चला। नहीं तो चौधरी साहब ने भी पार्टी बनाई थी तो तन्हा पार्टी बनाई थी, किसी से गठबंधन नहीं किया था। सत्ता के साझेदारी में भले ही किसी का सहयोग लेन देन होता है, वो अलग बात है, लेकिन पार्टी को मिलकर के चुनाव लड़ना है, ऐसा कोई गठबंधनी चुनाव पहले नहीं होता था। चुनाव के बाद हाँ, 74 के बाद से ये सिलसिला शुरू हुआ। फिर बाद में जनता दल बना, जिसमें तमाम सारे दल मिल कर के उसको बनाए। ये दौर चला और फिर जितने दौर की चलते गए और सरकारों की अवधि भी अल्पमत
अल्प दिन की होती रही और ज़्यादा दिन तक सरकारें नहीं चल पाती थीं, लेकिन कुछ फ़ायदे भी उससे हुए। बहुमत की सरकारों ने जिस तरह से कसकर के गर्दन दबाते थे और मिलीजुली सरकारों में कसकर के गर्दन जो जनता का है, गरीबों का नहीं दबाया जा सक पाता था, यही अंतर था। और जब जब पूरे बहुमत की सरकार होती है तो उसमें इतनी खामियां फिर बाद में आ जाती हैं कि उन खामियों को देख करके फिर जनता बदलाव के लिए खड़ी हो जाती है। बहुमत की सरकार होने पर खामियां क्यों आ जाती हैं? मनमाना फैसले होते हैं, सोचते हैं मेरा बहुमत है, मैं जो चाहूँगा फैसला कर लूँगा। और अल्पमत में जब रहता है आदमी तो कई लोगों का उसमें जुड़ाव होता है, तो जब वो अपने मन की कुछ करना चाहते हैं तो दूसरा पक्ष खड़ा हो जाता है, तो इनजस्टिस कम होता है, नहीं हो पाता है। लेकिन जब फुल फ्लैश मेजॉरिटी की सरकार होती है तो उसमें गरीबों का गर्दन बहुत कस करके दबाया जाता है, जैसा अभी हो रहा है, जैसा आज के स्थिति में आज देखा जा रहा है कि किस तरह से वादा करके लोग वादा पलटता है। जनता से वादा कुछ करता है, काम कुछ करता है। किस तरह से पैसों का हमारे जो टैक्स हैं उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं वो अपने फ़ायदे में, ये आज के दौर में देखा जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि आज़ादी के बाद से भारत के अंदर कांग्रेस की सरकार लंबे दिनों तक थी, 60 साल तक थी लगभग। इसके बाद के दौर बहुत से थोड़े थोड़े दिनों के चले, 5 साल चले, फिर बदल गए, फिर चले बदल गए, ऐसे दौर चलते रहे। लेकिन निश्चित तौर पर कांग्रेस के शासनकाल में बहुत सी कुछ सरकार ने इस देश को दिया भी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा विषमता की स्थिति थी और सबसे ज़्यादा जो कष्ट झेलने की स्थिति थी उसमें सबसे ज़्यादा था ओबीसी समाज। उसमें हम SC ST को भी कह लेते हैं। और उसका खास वजह था मानसिकता ये थी कि विषमतावादी मानसिकता। हर माँ इंसान पैदा करती है, मानव पैदा करती है, लेकिन इंसानियत की बात नहीं होती, मानववाद की बात नहीं होती है। जब धरती पर बच्चा इस भारत में आता है तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी ये बन जाता है। बात इंसानियत की दब जाती है, मानवता की दब जाती है। ये कांग्रेस सरकारों में भी खूब चला है। मनुवाद को जितना बढ़ावा दिया गया, आज उसी के बनाए रास्ते पर आज की सरकार फल फूल रही है। और आज के दौर में, आज तो मैं उत्तर प्रदेश में हूँ, उत्तर प्रदेश के आज के दौर में हम किसी को भी ये पार्टी नहीं कह सकते कि कोई अपने सिद्धांतों पर है। सभी पार्टियां मनुवाद के रास्ते पर हैं। कुर्सी की दौड़ में हम चले थे जब हमारे राजनीतिक पिता जगदेव प्रसाद हुए, राजनीतिक गुरु हमारे रामस्वरूप वर्मा, महाराज सिंह भारती, ललई सिंह यादव, ये इस तरह के लोग हुए। बाद के दिनों में भी विपरीत मानसिकता के, विपरीत विचारों के लोगों के साथ भी, पार्टियों के साथ भी मैं काम किया। जैसे आदरणीय चंद्रजीत यादव जी, वो पार्टी उनकी कुछ भी हो, लेकिन जब सामाजिक न्याय का आंदोलन चलाते थे तो मुझे कहते थे कुशवाहा तुम आ जाया करो, तो हमें गाली देकर जाओ लेकिन मेरी मीटिंग में आया करो। उस मसीहा को हम नहीं भूल सकते जो इस तरह से मुझे आदर देते थे। और अब वो ऐसा दौर नहीं रहा। आपका इतने साल आपके राजनीतिक सफ़र को हो गया, तो आपके आदर्श कौन रहे हैं? हमारे आदर्श तो जगदेव प्रसाद जी रहे, जो मैंने बताया कि उनका नारा मुझे अच्छा लगा। फिर जब मैं रामस्वरूप वर्मा के नेतृत्व में आया तो इनका नारा भी बहुत अच्छा लगा कि समता बिना समाज नहीं, बिन समाज जन राज नहीं। ये मुझे अच्छा लगा। ये जो आपका ये राजनीतिक सफ़र हुआ, आपने किस पार्टी के साथ खुलकर काम किया और बहुत बड़े दौर तक खुल करके काम किया शोषित समाज दल के साथ। अच्छा। क्योंकि मैं तो जगदेव बाबू के साथ तो शोषित दल के साथ जुड़ा, बाद में जब शोषित समाज दल जो हो गया तो मैं 1980 तक था। अच्छा। उससे मैं एक असेंबली चुनाव भी, उस समय जो आज शिवपुर है
वो उसके पहले चिरई गांव था, तो 1980 में विधानसभा का चुनाव भी मैं शोषित समाज दल से लड़ा। अच्छा। हाँ, बाद में मैं 81 के बाद हमारा कुछ राष्ट्रीय समिति में, मैं सेंट्रल पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी था उसके अंदर। अच्छा। और पार्टी में बड़े पद पर था। हमारा राष्ट्रीय समिति में अपने नेताओं से टकराव हो गई और हमारे नेता जगदेव बाबू का 5 सितंबर 1974 को हत्या कर दी गई बिहार की धरती पर। मैं एकदम असहाय सा हो गया। और हमारे आदरणीय रामस्वरूप वर्मा जी ये समाजी ज़्यादा थे, सियासी कम थे। इसलिए सियासत इनके दौर में पनप नहीं पाई। हम इससे दुखी हो रहे थे कि हमको आप सामाजिक पाठ तो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। अर्जक संघ उनका था, अर्जक संघ के संस्थापक थे वो। और अर्जक संघ ने जो ज़मीन बनाई थी इस उत्तर प्रदेश में, उसका लाभ आगे चल करके जब माननीय कांसीराम जी के साथ मुझे साइकिल से, मैं उनके साथ समता स्वतंत्रता बंधुत्व न्याय पर समाज बनाने के लिए जब हम लोग साइकिल यात्रा लेकर चल रहे थे, तो मैंने बिहार से जब चल रहे थे तो मैंने कर्मसनासा से लेकर के चंदौली में आकर के उसका समापन किया था। तब से मैं उनके साथ 81 से 84 तक DS4 था। वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, एक सामाजिक संस्था के साथ चल करके, क्योंकि उसमें संविधान लाने का, मैंने समता स्वतंत्रता बंधुत्व न्याय पर आधारित जो संविधान है, वो उस तरह का समाज बनाने की दिशा में एक हमारा यात्रा चल रहा था कि 2 पैर है और 2 पैर की हमारी साइकिल है। चलो इसी को चला करके हम लोग समाज का आंदोलन चलाएंगे, मूवमेंट चलाएंगे, समाज को जागरूक करेंगे। ये हम लोग बड़ी निष्ठा से उसको चलाए। अच्छा। लेकिन ज़मीन हमारी तैयार थी पहले से ही अर्जक संघ और शोषित समाज दल के माध्यम से। अच्छा, तो आप जब कांशीराम के संपर्क में आए और उनका जो काम था वो उस तरीके का सियासी काम नहीं था, वो सामाजिक बदलाव का काम कर रहे थे, तो ये उनकी जो पार्टी बनी वो किस बातों को ध्यान में रखकर तैयार की गई? जब हम जुड़े तो हम DS4 जो था उसमें था दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, माने DS4। अच्छा। दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। तो हम लोगों ने सोचा कि जब ये संघर्ष करके हम जो इस चेतना पैदा करके जो समाज तैयार कर रहे हैं, और मकसद तो पूरा जब भी होगा समाज का तो राजनीति के माध्यम से ही होगा। तो 1984 में 14 अप्रैल 1984 को ये बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की है। संस्थापक हमारे माननीय कांसीराम जी थे। अच्छा। और बहुत कुछ उन्होंने शोषित समाज दल के सिद्धांत वक्तव्य विधान को काफ़ी उठाया, काफ़ी डिस्कस हुआ कि इतना बढ़िया सिद्धांत क्यों फेल हुआ, और इसको जो विसंगतियाँ थीं उसको दूर करके माननीय कांसीराम ने जो रास्ता अपनाया कि ये जो सिस्टम फेल हुआ ये ओल्ड कल्चर के माध्यम से फेल हुआ, इसलिए हम लोग चलो न्यू कल्चर और न्यू आइडियोलॉजी पैदा करें। तो न्यू कल्चर और न्यू आइडियोलॉजी में यही था कि हमारे पास 2 पैर है, 2 पहिए की साइकिल है, यही गरीबों के पास है, चलो इसको बड़े पैमाने पर गाँव के पगडंडियों पर हम लोग चला दें, गाँव में चौपालों में बैठ करके उनको हम प्रशिक्षित करें, शिक्षित करें। हम कोई बड़ी सभा नहीं करेंगे। अच्छा। हम कोई बड़ी सभा नहीं करेंगे, क्योंकि बड़ी सभा करने से दुश्मन तो जाग जाता है, क्योंकि वहाँ भी नारा था कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। अब वो नारा नहीं लगाया जा सकता उस पार्टी में। क्या बदलाव आ गया उसमें? बदलाव आ गया कि हम बहुजन का कंसेप्ट लेकर के चल रहे थे, जो जगदेव बाबू लेकर के चल रहे थे कि 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है। उसको बदला इन्होंने कि वोट हमारा है, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा। तो कहे अगर बड़ा कार्यक्रम करते हैं तो दुश्मन जागेगा और हमारे लोग कमज़ोर हैं, ये लोग दुबकने लग जाएंगे। तो चलो 2 पैर और 2 पहिए की साइकिल है, इसको लेके हम लोग गांव में चलेंगे और गांव की पगडंडियों में चल करके वहाँ बैठेंगे, वहीं पर विश्राम करेंगे, वहीं जो कुछ मिलेगा खाएंगे पिएंगे, आगे बढ़ेंगे। यह कारवां चलता रहेगा। इस तरह से उन्होंने चलाया और निश्चित तौर पर सफलता का वो चुना। 4 बार यहाँ सत्ता रही। ज़मीन उन्होंने तैयार की, और ज़मीन उन्होंने अपने नई आइडियोलॉजी से तैयार की कि हमको कैडर के माध्यम से कैडर तैयार करना है, और कैडर तैयार करने के बाद फिर इस तरह से वो हमने एक को तैयार किया तो वो 10 को तैयार करेगा। इस तरह से फिर मास
तो अब क्या उस पार्टी में कैडर तैयार नहीं होते हैं या कैसी स्थिति नहीं, है? अब तो पूरा सिस्टम बदल गया। अब बहुजन का कंसेप्ट जो था, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, ये नारा अब बहुजन समाज पार्टी के दायरे से कभी कोई नहीं लगा सकता। जो लगाएगा वो पार्टी से निकाल दिया जाएगा। अच्छा। अब बहन जी ने उसको कहा कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। अच्छा, ये उन्होंने कहा है। हाँ। आपके सानिध्य में आप ललई सिंह के साथ रहे। जी हमारे रामस्वरूप वर्मा जी के सानिध्य में रहे। जी। तो आपके जीवन पर उनका क्या प्रभाव पड़ा? प्रभाव ये पड़ा, पूरा प्रभाव पड़ा। हम रामायण मनुस्मृति को लेकर के भी मैंने यहाँ पर उसकी जलाई, मैंने खिलाफत की। हमने पूरा संघ के अर्जक संघ की तरफ से, चूँकि अर्जक संघ का मैं वाइस प्रेसिडेंट था उत्तर प्रदेश का, और शोषित समाज दल का भी वाइस प्रेसिडेंट था। अच्छा। तो मैं उसको लेकर के फिर हम लोगों ने वो कार्यक्रम चलाया। काफ़ी उसमें हम लोग जलालतें भी झेली। ये कब की बात है? ये 77-78 की बात है। अच्छा। तो आपके साथ ललई सिंह जी रहे जो, उनके हम कुछ जब भी अनुभव थे, या संस्मरण, हमारा जब कभी भी बात है तो लखनऊ में माननीय रामस्वरूप वर्मा जी के साथ जब उनकी संगत होती आती, बैठक होती थी, तो अपना वो दृष्टि देने के लिए भी आते थे। तो उसमें हम लोगों का संगत और सम्मत होता तो उनकी था। कुछ यादें जो आप यादें साझा तो गजब करेंगे? की थी, गजब कुछ की ऐसी थी। घटना? वो तो मनुवाद पर ऐसा प्रहार करने वाला तो कोई क्या बात है। हाँ, वो भी एकदम जगदेव बाबू इतना आक्रामक, इतना खुंखार भाषण करते थे, और उसी तर्ज पर ये पूरी तरह से मनुवाद का पूरा विश्लेषण करके रखते थे। लेकिन हमारा समाज उनको स्वीकार नहीं पाता था, उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाता था, डर जाता था, डरा हुआ समाज था। क्योंकि हर घर में मनुवाद बैठा हुआ है, पैदा होने से मरने तक बैठा हुआ है, तो वो जल्दी उससे हट नहीं पाता था। ये हमारे क्रांतिकारी विचारधारा के लोग थे जो जल्दी ये लोग स्वीकार नहीं कर पाते थे। वो उस शैली को अगर जमीन में पहनाने का काम किया तो निश्चित तौर पर उस योद्धा का नाम मान्यवर कांसीराम के रूप में उत्तर प्रदेश में तो लिया जाएगा। अच्छा, ललई सिंह यादव ने इतना काम किया मनुवाद के विरोध में, ब्राह्मणवाद की, लेकिन उनको उस तरीके की मान्यता नहीं मिली जिस तरीके से मिलना चाहिए था। वो पहचान नहीं मिली उनको। क्या कारण है? समाज को जिस तरह से एजुकेट करना चाहिए, समाज को उसके बोली में जाना चाहिए, ओकरे भाषा में जाके बतावे के चाहिए, गांव में जाके समझावे के चाहिए। अब ललई सिंह का बात लेकर के अगर कोई गांव में जाके समझावे तो वही डंडा लेके खड़ा है रामचरितमानस के खिलाफ। अब उसको भगवान मान करके बैठे हुए हैं, तो आप बताइए। तो उनको बहुत अटपटा सा लगता था, बहुत बुरा लगता था, जल्दी समाज स्वीकार नहीं कर पाता था। तो पर धीरे धीरे अब ये है कि उसके लिए डॉक्टर बनना पड़ेगा। डॉक्टर भी कड़वी दवा को मीठा बना करके देता है। लेकिन हमारे ये दो नेता जो थे, ललई प्रसाद यादव और जगदेव प्रसाद, तो एकदम सीधा देते थे और दुश्मन जाग जाता था, और जो हमारे जिनको हम जगाना चाहते थे वो दुबकी खाने लगते थे। अभी 2022 में विधानसभा चुनाव है, तो अभी का जो चुनावी माहौल है या परिदृश्य है, उसमें आपको क्या नज़र आता है कि किस तरीके की कौन सी पार्टी आएगी या सत्ता में कौन आएगा और किस तरीके से चीज़ें होंगी? देखिए, उत्तर प्रदेश की स्थिति जो देख रहे हैं हम, उसमें जनता में जाइए तो चर्चा में तो आप देखिएगा तो यही चर्चा में इसलिए है क्योंकि मीडिया चर्चा कर रही है। मीडिया क्या चर्चा कर रही है कि भाजपा के खिलाफ तो लाल टोपी वालों का जत्था बहुत तेज जा रहा है। तो ये कि लाल टोपी माने सपा की तरफ इंगित ये मीडिया कर रहा है, और इसमें हमको धोखा लग रहा है। अच्छा, धोखा इस सेंस में लग रहा है कि निश्चित तौर पर अखिलेश जी का प्रयास तो है छोटे छोटे दलों को जोड़ करके, अभी भी उन्होंने चाचा को भी अपने जोड़ा है। तो ये दिखावट में तो दिखाई पड़ रहा है कि इनके साथ शक्ति की संरचना बनती जा रही है। लेकिन अभी भी उत्तर प्रदेश में बसपा का जनाधार कमज़ोर नहीं हुआ है। जो 80 वोट है, अभी हम जाते हैं गांव में तो कहते हैं कि कुशवाहा जी एना पारी एक बार हमने बहन जी के फिर देखल जाई, जीतें चाहे वो हारें।
लेकिन बसपा के साथ जो अदर जो जनाधार था वो आज की डेट में हट चुका है। लेकिन पार्टी तो है, तो पार्टी वो भी लड़ेगी। और कांग्रेस ने उछाल मारा है, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। ये इतना तेज असर कर रहा है कि महिलाओं के ऊपर असर तो कर रहा है। महिलाएं बोल नहीं पा रही, ठीक उसी तरह से नहीं बोल पा रही हैं जिस तरह से जगदेव बाबू नारा देते थे कि 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा। कांशीराम जी ने नारा दिया, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। उसी तरीके से ये भी है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। बात तो अच्छी लग रही है, लेकिन अभी महिलाएं घर से बाहर प्रियंका के पक्ष में निकल नहीं रही हैं। दूसरी बात, जो सबसे बड़ी कमी है इस प्रदेश में, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास, भाजपा को छोड़कर, जो भाजपा शहरों में थी वो गांव में चली गई, वो गांव के बूथ में चली गई। अगर बूथ का कोई संगठन किसी के पास है, ओरिजिनल संगठन किसी के पास है, तो भाजपा के पास है। तो ये दूसरी पार्टियां क्यों नहीं समझ पा रही हैं वो इस तरीके का? और ये लोग हमारे मानवर कांशीराम के हिसाब से ओल्ड कल्चर में चल रहे हैं। अच्छा, बड़ी बड़ी सभा करना, रैलियां करना और यात्रा निकालना, यही इसको मानवर कांशीराम ने कहा ये ओल्ड कल्चर है। अपना न्यू कल्चर डेवलप करो। न्यू कल्चर ये है कि गांव के पगडंडियों पर जाओ। जब तक गांव में जाकर के उनको नहीं समझाओगे। मैं गया था लखनऊ, देखा कि फार्चूनर और स्कॉर्पियो की भीड़ जितनी सपा के कार्यालय पर लगी है, वो गांव में जाकर देखिए तो एक भी सपा का फार्चूनर और स्कॉर्पियो कि किसी गांव को आदमी को बैठा के समझा नहीं रहा कि लोकतंत्र क्या है, संविधान क्या है, वोट का महत्व क्या है, वोट बेचने से क्या होगा, ये जो तुम्हें मिल रहा है ये तुम्हारे से ही लेकर तुम्ही को दिया जा रहा है। कोई समझाने वाला नहीं है। और आप जानती हैं बहन जी कि अमीर खाता है तो बदल जाएगा, लेकिन गरीब खाता है तो खाता है, मुंह लग जाती है उसकी आँख। अभी इस बात को नहीं समझ पा रहा है लोग। अब यहाँ पर मानवर कांशीराम का न्यू कल्चर की आइडियोलॉजी डेवलप करने की ज़रूरत है। ये आइडियोलॉजी नेता भी नहीं दे पा रहे हैं, और इतनी भीड़ लग गई है कि जो पुराने कार्यकर्ता हैं वो भी दब करके उसमें मर रहे हैं। वो भी कह रहे हैं, एक 50-50 कैंडिडेट उनके यहाँ एक विधानसभा पर हैं, और जो ज़मीन में काम करने वाले लोग हैं वो उपेक्षित नज़र आ रहे हैं आज की डेट में, धक्का मुक्की खा रहे हैं आज की डेट में। ये इनको चुनाव के परिणाम के दिन पता चलेगा कि क्या होगा, और वो संगठित शक्ति लेकर के कैसे इनको दबोचेगा। ये समझ नहीं रहे कि किससे हमारी लड़ाई है। जिसके पास केंद्र में भी सत्ता है, प्रदेश में भी सत्ता है, डीएम भी उसका है, मिलिट्री भी उसकी है, ईवीएम भी उसके पास है, सारा कुछ उसके पास है, और बूथ मोटिवेटर्स भी उसके पास है। तो अभी इनके पास अगर केवल बूथ मोटिवेटर्स हो जाएं, ये जो लोग आ रहे हैं इनके पास टिकट मांगने, कह देते हैं कि जाकर के गांव में पहले तैयारी करके बताओ तुमने कितनी मीटिंगें करके हमारे पास ला करके दो कि हम इतनी मीटिंग गांव में करके आ रहे हैं, ये मांगो। ये तो मांगने वाले नहीं है। तो क्या तैयारियां चल रही हैं फिर जब इस तरीके की चीज़ें तो नहीं हो रही हैं? हमें तो संशय लग रहा है। अच्छा, संशय लग रहा है कि ये उत्तर प्रदेश में किसी भी की बहुमत नहीं आ रही है। अच्छा, मिली जुली बनेगी सरकार? जी, मिली जुली बनेगी, जो भारी पड़ेगा वो बना लेगा। अच्छा, अभी उत्तर प्रदेश में भाजपा का शासन है, और उन्होंने जगह जगह बताया कि बहुत विकास कार्य किया है, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हैं। तो आपको क्या लगता है कि उस तरीके का विकास कार्य क्या हुआ है यहाँ पर? जब एक ही चीज़, एक ही झूठ को 100 बार बोला जाएगा बहन जी, तो आप बताइए क्या होगा। नंबर एक बात, वो कर रहे हैं, उनको करने दीजिए, ये उनके पास है भाई, वो सत्ता में है, कर सकते हैं। लेकिन हमारा मोटिवेटर्स भी तो जा करके गांव में समझाने वाला होना चाहिए। आपको लगता है कि विकास कार्य हुआ है? देखिए, विकास कार्य जनता तो के लिए जो हुआ है, तो प्रदेश की जनता ने को तो राम चाहिए, महादेव चाहिए, या कृष्ण चाहिए। 60 साल ने कांग्रेस ने राज किया, एक मस्जिद गिराया और सत्ता हाथ में ले ली, आस्था का अंधविश्वास फैला करके और ले लिया। आज भी महंगाई चरम पर, बेरोजगारी चरम पर,
स्कूल कॉलेज की हालत क्या है देखिए, शिक्षा से किस तरह से हमारे नौजवान वंचित हो रहे हैं, नौकरियों की क्या स्थिति है। सारा चीज़ जो 60 साल में हमारे टैक्सों से बना वो सब प्राइवेट को जा रहा है, निजीकरण में जा रहा है। कोई आवाज़ नहीं है, कोई संगठित आवाज़ नहीं है, कोई इस तरह का न तो अगर जमात तो ज़मीन में है, उसको कोई मोटिवेटर्स हो जाके समझाएगा तब ना वो निकलेगा कि तो इनजस्टिस हो रहा है, चलो इसके खिलाफ खड़ा हो जाए। तो विकास तो का मतलब यह है, तो विकास तो कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। लेकिन वो समझ रहे हैं कि इस समय अयोध्या काशी तो हम दिखा रहे हैं, अब मथुरा की बारी भी का नारा दिया जा रहा है। माने क्या है, इतने सारे अपने गलतियों पर पर्दा डालने के लिए वो आस्था का अंधविश्वास ला करके फिर से हुकूमत पर आने जा रहे हैं। तो ये जनता इस बात को क्यों नहीं समझ रही कि इसको रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए? क्यों मंदिर मस्जिद और आस्था आदरणीय बहन जी, उस जनता को समझाने वाला कौन है? उसको मोटिवेट कौन करने जाएगा? उस गरीब के आदमी को, उस बाप को, उसके कौन समझाने जाएगा? और जो लड़के पढ़ लिए हैं जा करके लखनऊ में धरना दे रहे हैं, आदरणीय बहन जी पता कर लीजिए कि ये लड़के अपने नौकरी के लिए तो जाकर धरना दे रहे हैं। ये पढ़े लिखे नौजवान क्या गांव में जा करके गांव को मोटिवेट कर रहे हैं लोकतंत्र के बारे में, देश के संविधान के बारे में, कि तुम्हारा संविधान खतरे में पड़ रहा है, संविधान के विरोध में सारा फैसला हो रहा है। तुम कहाँ खड़े हो? इन पढ़े लिखे की जिम्मेदारी नहीं थी जा करके गांव को समझाएं? ये अपने नौकरी के लिए जा करके वहाँ धरना तो दे रहे हैं। अरे ये धरना वहाँ क्यों दे रहे हो? बदलाव करने वाला गांव की जनता है। जब वोट से बदलाव होने वाला है तो उसको समझा दो, बदलाव आने वाला। जब नेता ये काम नहीं करता, जिसको जिम्मेदारी सौंपी जाती है, जो जनता का प्रतिनिधि होता है, वो ये काम नहीं करता है, तो जो नौकरी पाने वाले यंग जनरेशन है, जिनको अपनी रोजी रोटी की चिंता, वो कैसे वो जाकर करेंगे और उनकी बात सुनेगा कौन? नहीं आदरणीय बहन जी, यहाँ मैं आपको रोकूंगा कि जो लोग थोड़ी सी डिग्री ले लिए, पढ़ लिख लिए, तो उन्होंने सोच लिया कि हम पढ़ें अपने बीवी के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए हम नहीं पढ़े हैं। ये कौन सी बात है? अरे पढ़े हो, समाज के लिए पढ़े हो। जो नहीं पढ़ सका उसके लिए पढ़े हो। ये पढ़े लिखे के अंदर पूछ लीजिए कि किसके पास भावना है। अगर ये भावना जिस दिन आ जाएगी तो जगन्नाथ कुशवाहा जैसे लोग नौकरी फोकरी को छोड़ करके समाज सेवा में चल दिए, पूरा लाइफ दे दिए। क्यों दे दिए? तो नेताओं का क्या काम है? वो क्यों नहीं जाकर समझाते हैं जिनको चुना गया है? वो क्यों नहीं बताते हैं कि जब शॉर्टकट में दारू, मुर्गा, पैसा, रुपया बांट करके हम गए थे गांव में, तो हमसे गांव वाला कह रहा है, ए कुशवाहा जी का परेशान हुआ? अरे जीती तो पैसे वाला। तो आप सोचिए बहन जी, जीती तो पैसे वाला, तो जे 1 करोड़ रुपया लगा करके और चुनाव जीत के जाई तो जनता बदे सोची कि 1 करोड़ का 10 करोड़ कमाए बदे सोची। अभी आज के राजनीति जो हो, समाज सेवा का राजनीति हो कि व्यवसाय का राजनीति हो गल। आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश की राजनीति परिदृश्य के बारे में इनसे बहुत चर्चा हुई। उम्मीद है आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।